असर डालते हैं। भारत के करोड़ों परिवारों में आजकल सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की। क्या इसके पीछे फिल्मी दुनिया का परिवारवाद था या फिर कुछ अपवित्र रिश्तों की वजह से सुशांत ने एक कदम उठाया। इसलिए आज हम सुशांत सिंह राजपूत पर एक बेहद संवेदनशील संवाद करेंगे। मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। मीडिया कोई जांच एजेंसी नहीं है। ये काम जांच एजेंसियों का है कि वो अच्छे से जांच करें और देश को ये बताएं कि सुशांत ने जो कुछ किया उसके पीछे असली वजह कौन है, उसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। मीडिया जांच तो नहीं कर सकता, लेकिन मीडिया आप तक खबरें जरूर पहुंचा सकता है। मीडिया उस मामले में सुशांत के आसपास के जो लोग हैं उनके क्या विचार हैं ये पूरे देश को जरूर बता सकता है। और मीडिया सुशांत के इंसाफ के लिए एक मुहिम भी छेड़ सकता है। इसलिए हमने ये तय किया कि जी न्यूज सुशांत के इंसाफ के लिए एक मुहिम शुरू करेगा। हम चाहेंगे कि पूरे देश को पता चले कि सुशांत के जीवन में आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि सुशांत को यह कदम उठाना पड़े। आज इस मुहिम में हमारी मदद करेंगी अंकिता लोखंडे। अंकिता और सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत यहीं से यानी जी टीवी के साथ की थी और ये दोनों ही पवित्र रिश्ता नाम के एक मशहूर सीरियल में एक साथ काम किया करते थे और ये दोनों एक जमाने में शादी भी करने वाले थे। इसलिए सुशांत के बारे में बात करने के लिए अंकिता लोखंडे से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। अंकिता लोखंडे मुंबई में सुशांत के सफर की गवाह रही हैं, बहुत करीब से उन्होंने देखा है और सुशांत अपने परिवार के अलावा अगर किसी के बहुत करीब थे तो वो अंकिता थी। इसलिए आज डीएनए के दर्शकों को यानी आप सबको अंकिता खुद ये बताएंगी कि आखिर सुशांत पिछले 1-1.5 साल में इतना बदल क्यों गए थे। क्या सुशांत वाकई डिप्रेशन में थे? क्या वो अकेले थे? ये डिप्रेशन फिल्मों की वजह से था या ये डिप्रेशन रिश्तों की वजह से था? और क्या अंकिता लोखंडे सुशांत को बचा सकती थी? आज ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने भी एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों से बहुत आहत हैं, लेकिन फिलहाल वो चुप रहेंगी और उन्हें यकीन है कि आखिरकार जीत सच की ही होगी। इसलिए आज आपको रिया की इस प्रतिक्रिया के बारे में भी जानना चाहिए। और इसके अलावा सुशांत सिंह की आत्महत्या का मामला अब 2 राज्यों की लड़ाई में बदल गया है। बिहार और मुंबई की पुलिस आमने सामने आ गई है। आज शाम यह लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि मुंबई पुलिस ने पहले इस मामले की जांच कर रहे बिहार पुलिस के अधिकारियों को मीडिया से बात करने से रोक दिया और फिर मुंबई पुलिस बिहार के पुलिस अफसरों को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। इसलिए आज यह भी समझने का दिन है कि आखिर सुशांत पर यह सियासत हो क्यों रही है और क्या सुशांत की आत्महत्या के बाद अब देश भी 2 हिस्सों में बंट गया है। आज बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आप सुनने वाले हैं, लेकिन यह बातचीत हम शुरू करें उससे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें आप देख लीजिए नॉन स्टॉप न्यूज में। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम को आज मुंबई पुलिस ने जांच से रोकने की कोशिश की। मुंबई में मामले की छानबीन के दौरान जब मीडिया ने बिहार पुलिस के अफसरों से बात करने की कोशिश की तो मुंबई पुलिस के अफसरों ने उन्हें बात करने से रोक दिया। मुंबई पुलिस की टीम ने बिहार पुलिस के अफसरों को जबरन एक वैन में बिठाया और उन्हें मीडिया से दूर ले गई। मुंबई पुलिस नहीं चाहती थी कि बिहार पुलिस सुशांत केस पर मीडिया से बात करे। इससे पहले बिहार पुलिस के अधिकारियों की जांच पड़ताल के लिए ऑटो से जाते हुए एक तस्वीर भी सामने आई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो पोस्ट किया है। रिया ने कहा है उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail. सुशांत के पिता ने जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई है उसकी जांच मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी अगले हफ्ते पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। अभिनेता शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की है। शेखर सुमन ने कहा सुशांत की हत्या हुई है। 2 बातें उभर के आती हैं। अगर ये आत्महत्या केस है तो ये तो बंद हो जाना चाहिए था।
सुबह आपको पता चला आत्महत्या, शाम को ये केस बंद होनी चाहिए थी। अगर आत्महत्या का केस नहीं है और इतने सारे 40-45 लोगों को फिर इंटरोगेट क्यों किया जा रहा है? अगर आत्महत्या ही है, हत्या नहीं है, तो फिर लोगों को इंटरोगेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सुशांत केस में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पटना के एसएसपी और आईजी भी शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने आज फिर सुशांत केस की सीबीआई जांच से इनकार किया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा, केस की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। मुझे नहीं लगता कि हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की है। पासवान ने कहा कि ये बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में इस मामले में अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। बिना ये पूछे हुए कि कौन सरकार क्या कहती है, नहीं कहती है, या उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, कि कहेंगे तब हम करेंगे, ये सब कुछ नहीं। सीधे सीबीआई को क्या कहते हैं कि जांच करने के लिए जो है केंद्र सरकार से अनुशंसा करना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सुशील मोदी ने कहा, मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही बिहार पुलिस के रास्ते में रुकावट डाल रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि सुशांत के निजी जीवन पर चर्चा बंद होनी चाहिए। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। भूमि पूजन के लिए अयोध्या में एक विशेष मंच बनाया जाएगा। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और वो 4 अगस्त की रात अयोध्या में रुकेंगे। अयोध्या के जयसिंहपुर गांव को 1.5 लाख दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। इन्हीं के बनाए दियों से राम जन्मभूमि में दीपक जलाए जाएंगे। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का प्रसाद देश के सभी तीर्थ स्थल और राम भक्तों को भेजा जाएगा। इसके लिए अयोध्या में 1,11,000 देसी घी के लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को आज जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया। गहलोत खेमे के विधायकों को सुबह जयपुर से 3 चार्टर्ड प्लेन के जरिए जैसलमेर लाया गया, जहां से उन्हें होटल सूर्यागढ़ ले जाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश का आरोप लगाया। 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 पर दिल्ली सरकार के 2 फैसलों को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रद्द कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होटल खोलने और प्रयोग के तौर पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इन दोनों फैसलों को नहीं माना। 1 अगस्त से होटल और साप्ताहिक मार्केट्स यानी कि वीकली बाजार्स को अनुमति दी जाती है, उस ऑर्डर को खारिज कर दिया। न जाने क्यों केंद्र सरकार लगातार दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और रिकवरी रेट में भी तेजी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,195 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 1,206 लोग ठीक हुए, जबकि इस दौरान कोरोना से 27 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 1,35,598 हो गए हैं, जिनमें 1,20,930 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,963 की मौत हो चुकी है। अब भी दिल्ली में 10,705 एक्टिव केसेस हैं। फिल्मों और वेब सीरीज में सेना की गलत छवि दिखाए जाने की शिकायतों पर रक्षा मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज में अगर आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी तरह से दिखाया जाना है तो पहले रक्षा मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी ली जाए। हाल ही में फिल्म्स और वेब सीरीज में भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों का गलत तरीके से चित्रण करने की कई शिकायतें सामने आई हैं। 5 अगस्त को भारत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ मनाएगा। वहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करेगा। इस दुष्प्रचार कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को आदेश दिया है कि वो 5 अगस्त को अपने चैनल का लोगो काला रखेंगे। इसके अलावा न्यूज चैनल के एंकर उस दिन काले कपड़े पहनकर एंकरिंग करेंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के दुष्प्रचार अभियान पर कल ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहा है।
पंजाब में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत हो गई। तरनतारन जिले में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई है। अमृतसर में 11 और बटाला में 7 लोगों की शराब पीने से जान गई। अमृतसर के मुच्छल गांव से पुलिस ने जहरीली शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहरीली शराब से हुई मौतों की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड तेजी आई है। 24 घंटे में पहली बार संक्रमण के 55,000 से ज्यादा नए मामले आए और 779 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 16,38,870 है, जिनमें 10,57,805 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 35,747 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अब भी दुनिया में तीसरे सबसे प्रभावित देशों में शामिल है, जिनमें 46 लाख से ज्यादा मामलों के साथ पहले स्थान पर अमेरिका, जबकि 26 लाख से ज्यादा मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर ब्राजील है। बिहार में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। बिहार के 14 जिलों की 40 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के भागलपुर में गंगा और कोसी नदी उफान पर हैं। यहाँ कई गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। दरभंगा जिले में नेशनल पावर ग्रिड में बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्रिड में 3 से 4 फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से ग्रिड से बिजली आपूर्ति ठप है। नेपाल में हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से जिले के आधा दर्जन गाँवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। अंकिता, जैसा आप जानती हैं कि पूरा देश इस समय सुशांत के बारे में बात कर रहा है। हर घर में सुशांत के बारे में बातचीत हो रही है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो क्या है। आप सुशांत को शायद सबसे अच्छी तरह जानती थी उनके परिवार के बाद। आज इस बात को 46-47 दिन हो चुके हैं। अभी तक आप बाहर नहीं आई थी, आपने किसी से कुछ कहा नहीं। अब आप आज हमसे बात कर रही हैं। क्या कहना चाहती हैं आप, और आपने 46 दिन का समय क्यों लगाया? क्योंकि ऐसी खबर थी जो मैं तुरंत से बाहर नहीं आ सकती थी। मैं मतलब सदमा ऐसा बहुत बड़ा, पूरी फैमिली, मैं मेरे घर पे इतना एक टाइम तक हम साथ रहे हैं, टाइम लगता है सर। और आज लगा कि आकर शायद अब मेरी जरूरत है और आई कैन बी अ हेल्प टू फाइट अ जस्टिस फॉर सुशांत शर्मा जी। तो देखिए, इस समय आपकी और जो हमारी बातचीत है, इसको मैं कहूंगा ये इंटरव्यू नहीं है, ये आपकी और हमारी एक कॉन्वर्सेशन है सुशांत के बारे में। और हमारा मकसद भी एक है, आपका मकसद और हमारा मकसद एक है, और वो ये है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। अब सब लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास ऐसी क्या जानकारी है, आप अपने अनुभव के आधार पर, आप सुशांत को जो इतना अच्छी तरह से जानते थे, उसके आधार पर क्या बता सकती हैं देश को। और हो सकता है बहुत सारी एजेंसीज भी आपको इस समय सुन रही होंगी जो इससे अंदाजा लगाएंगी कि क्या हुआ होगा। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, मैं सुशांत को जितना जानती हूँ और कैसे टाइप का इंसान था वो, उसकी क्या पसंद थी, उसको क्या नहीं पसंद था, वो क्या कर सकता था और वो क्या नहीं कर सकता था, वो मैं बता सकती हूँ। तो मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो कमजोर नहीं था, इतना कमजोर नहीं था कि वो ऐसे सुसाइड कर ले। मुझे इतना कमजोर नहीं था कि वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं बाहर कि उसको बाइपोलर था या वो डिप्रेशन में था। आई डोंट अग्री टू इट सर, आई डोंट अग्री टू इट, क्योंकि जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत चुलबुला था, वो बहुत खुश रहता था, वो बहुत he was very creative। वो अपने लोगों को सबको बांध के रखता था, मजाक कराता था, पार्टीज करता था, इधर जाता था उधर जाता था, उसका बहुत बड़ा सोशल सर्कल था। और he was very creative, he always wanted to enjoy each and every bit of his life, और वो उसने किया है सर। तो मुझे जब ये खबर पता चली कि सबसे पहले तो ये कि he is no more, तो बहुत अलग टाइप का, ऐसा जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि सुशांत की खबर ऐसी कभी आएगी सर, और बहुत बहुत तकलीफ वाली चीज थी। और दूसरी बात ये सर कि जब लोगों ने बोलने लगे कि वो डिप्रेशन में था, वो बहुत डिप्रेस हो गया था लाइफ से, क्या रीजन होगा डिप्रेशन का, क्या रीजन हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे कोई डिप्रेस हो सकता है। डिप्रेशन इतना बड़ा वर्ड है, आज हम किसी के लिए यूज कर रहे हैं। आपको पता भी है कौन था सुशांत,
कौन जानता था सुशांत को, और कौन इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि वो डिप्रेशन जो भी था, अगर जो उसके साथ बोल रहा है वो बोल रहे, तो व्हाई वाज इन डिप्रेशन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन। ये जानने का तो पूरा हक बनता है सर, आपको, मुझे, जो इतने लोग उसके लिए दिन रात दुआएं मांग रहे हैं और बहुत से इतना कुछ करे कि कुछ जस्टिस मिले। हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या रीजन होगा फिर उसको जो डिप्रेशन होगा। जी अंकिता, जिस दिन आपको ये खबर आई, जिस दिन खबर मिली, मुझे भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। दोपहर के समय मुझे वो पता चला था जब ये बुरी खबर मिली। आपको भी लगभग उसी समय के आसपास मिली होगी, दिन में 2 बजे के आसपास। पहला आपका रिएक्शन क्या था? उसके बाद आपकी सुशांत के परिवार के साथ कब बात हुई, क्या बातचीत हुई? I could not believe it that Sushant is no more. It's a very big thing to say that he's no more. And मैं सो रही थी एक्चुअली, और किसी का फोन आया था मुझे, और कोई रिपोर्टर थी अंकिता, आपको पता है सुशांत ने सुसाइड का बता लिया, और I was like, कुछ बोले कोई नहीं था सर। मैं सीधा बाहर आई, मैंने बस अपने बॉबी को पकड़ा है ना, आई जस्ट क्राइड। मतलब सारी जगह न्यूज चल रही थी, मैंने पापा को बोला बस न्यूज बंद कर दो, क्योंकि वो सारी चीजें सुनना और वो बहुत तकलीफ हो रही, तो मैंने सब बंद करा दिया था। टीवी मैंने बिल्कुल 4 दिन तक टीवी नहीं देखा है मैंने, और सब चुप करा दिया था सबको। लेकिन मैं फिर सबसे मिलने गई थी घर पे, सुशांत के पापा, उनकी बहनें से मिली। सब जो हक करके रो सकते थे सब वही कर रहे थे, और क्या कर सकते। क्या आप, जब सुशांत का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय कुछ बातचीत आप गई थी? उस समय किसी ने आपको कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो लोग सुशांत के आसपास थे, सुशांत के घर में जो उनके साथ लोग थे उस समय, किसी ने आपको कुछ बताया? आपने कुछ जानने की कोशिश की? नहीं सर, मैंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की, मुझे कुछ जानना नहीं था। बस उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, और बस हो रहा था, और मैं नहीं जा पाई, मैं नहीं देख सकती थी ऐसे, बहुत अजीब सा चीज है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं देखूंगी सुशांत पर, मुझे नहीं देखना था ऐसे। एंड आई डिड नॉट, मुझे लगा मेरा उसके घर पे जाना ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगा उसके पापा को, उसकी बहनों से मिलना मुझे ज्यादा जरूरी है सर। तो मैंने वो, मतलब मैं इस समय आपसे जब बात कर रहा हूं अंकिता, तो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं आपसे पूछूंगा, पता नहीं क्या क्या पूछूंगा। अभी मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या पूछूं, और आपकी ये फीलिंग देख के। लेकिन जब आप परिवार से मिली, तो परिवार क्या पहले दिन से यही बात बोल रहा था जो परिवार ने अब इस एफआईआर में बात की है, या उस समय परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था? आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था? समझ में नहीं आ रहा था सर, किसी को कुछ कैसे समझ में आएगा सर? घर का बच्चा चला जाए तो क्या आप समझोगे कि क्या हुआ होगा? वो क्वेश्चन ही नहीं है सर, वो चला गया, ये सबसे बड़ी चीज है। किसी को कुछ क्या बोलेगा सर? कोई किसी की भाई चला गया सर, उनके लिए तो वो राजकुमार था, उनका आज इतना नाम रोशन करके गया है उनको सब। उनको बस, मुझे रानी दीदी ने एक चीज बोली थी कि मुंबई ने हमारा सब खत्म कर दिया, and that was a big thing to say, sir, very big thing to say, and it was very painful because बहुत अजीब सा था। तो बस यही चीज थी, उतना बस वो बोलकर चली गई और कुछ नहीं बोला था। तो ये 46 दिन आपके कैसे बीते? मैं बस अपनी फैमिली के साथ हूँ, और everybody is with me and everybody is really trying to, क्योंकि सब जानते थे सर सुशांत को, सब रहा है सर मेरे साथ, और इतनी सारी चीजें हो रही है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है जो मुझे संभालने के लिए यहाँ पर है, इसमें तो सब है और कोशिश कर रहे हैं कोप अप करने। जी, अभी आपने कहा कि मुंबई ने सब कुछ खत्म कर दिया, जी, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मुंबई ने सब कुछ खत्म कर दिया? और अगर मुंबई ने सब खत्म किया तो कैसे किया, क्या हुआ होगा? तो वही तो पता करना है कि क्या हुआ होगा सर। मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि 4 साल से मैं सुशांत के साथ तो नहीं थी। इतना बड़ा स्टेप आज, इसीलिए शायद उसके घर वाले की स्टेप ले रहे, क्योंकि उनका सच में मुंबई ने सब खत्म कर दिया। उनके लिए तो आज मुंबई में कोई बचा ही नहीं, सिर्फ सुशांत था उनके लिए, आज कोई नहीं है।
उनके लिए कितना बड़ा झटका है इस चीज का सर, कि आज उनका इतना बड़ा बेटा जो इतना सक्सेसफुल था, जो इतना सब कुछ कर रहा था, जो इतना प्यारा लड़का था, वो चला गया सर। तो इसी चीज के लिए तो सर लड़ाई है कि क्या ऐसा हुआ जो हमारा बेटा चला गया। आज अगर वो ये भी ना जान पाए तो क्या इस चीज का फायदा है सर। आज अगर हम यही नहीं पता कर पाएंगे कि सुशांत को एग्जैक्टली क्या हुआ है तो क्या मतलब है उसमें। अंकिता, आपका सुशांत से अभी हाल के वर्षों में कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जिस नहीं। सुशांत को आप जानती थी और जो हम सुन रहे हैं अभी सुशांत के बारे में, या सुशांत जो कुछ रहा होगा पिछले समझ लीजिए 1 साल में, और आपको भी कहीं ना कहीं से तो पता लगता रहता होगा, क्या उसमें आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है? क्या आपको लगता है कि वो बदल गया था वो? तो मैं उसको इंटरनली तो जानती नहीं थी कि मैं उसे कहीं फिजिकली उसे मिली हूँ, देखा है। मेरे से तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी लास्ट मुलाकात जो सुशांत से थी वो थी मार्च 2016, जब वो मतलब हमारा ब्रेकअप हो गया था, तब मैं उनसे मिली थी। तो उसके बाद वो अपना करियर में काम कर रहा था, जो अपने फिल्म्स करता था, यू कुड मेक आउट दैट ही वाज हैप्पी। बट जो लास्ट ईयर जो चल रहा था सब, मतलब महेश शेट्टी भी हमारे दोस्त थे कॉमन, सो वो भी मोस्टली ही वाज आल्सो नॉट टॉकिंग टू हिम आल्सो, वो भी नहीं बात कर रहा। और फैमिली के साथ बात होती तो फैमिली से भी वो बात नहीं कर रहा, उसकी बातचीत बंद हो गई थी सदर पे। क्योंकि मुझे याद है रानी दी से मेरी बार बात हुई थी, शायद नवंबर में हुई थी, तो शायद सुशांत को डेंगू हुआ था, तो रानी दी और प्रियंका दी लेने आए थे और उसका टिकट भी हो गया था जाने का। बट समहाउ कुछ हुआ और ही वाज रेडी टू गो, और एकदम से उसने मना कर दिया जाने। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसने रानी दी की बात टाली, क्योंकि हमेशा रानी दी उसकी मम्मा के बाद रानी दी एक ऐसी वो रही है कि रानी दी जो बोलेंगी वो होगा। उसने हमेशा अपनी बहन की बात मानी और वो हमेशा अपने बहनों से बहुत प्यार किया है, हमेशा उनको जो वो बोलती थी वो करता था, और बहुत प्यारा लड़का था सर, जो वो एक ओबीडियंट चाइल्ड था वो रानी दी का सच में। तो बहुत बड़ा रानी दी का जब फोन आया, शी वाज क्राइंग, सेड के पता नहीं क्या हो गया है सुशांत को, हमारा भाई हमसे छिन गया है, कुछ हो गया है अंकिता, कुछ हो गया है। तो सोच, मैं उसके टिकट करा के गई थी, लेकिन वो आया ही नहीं। तो एक बहुत शॉकिंग था मेरे लिए सर, क्योंकि मैं जितने साल से सुशांत रही हूँ मैंने उतना ही देखा है सर उसको कि वो लड़का हमेशा रानी दी की बात कभी उसने टाली नहीं, कभी नहीं डाली। रानी दी बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसा उनका रिलेशन। तो ये मेरे लिए बहुत सडन अलग चीज थी कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब ये इतना तो नहीं बदल सकता सुशांत की वो रानी दी की बात ना सुन, ये बहुत इम्पॉसिबल। तो मेरे लिए बहुत अजीब था ये जानना, और सब थोड़ा मतलब उसका जो विजिबिलिटी था सर, जो मीडिया आजकल हमारी हर जगह रहती है, हर जगह फोटोज होते हैं, तो मुझे जो 1 साल में मुझे ऐसा लगा कि सुशांत कहीं ना कहीं बहुत कम दिखने लगा था, बहुत कम दिखने लगा, मुझे ऐसा लगा। आपको ऐसा लगता है कि पिछले साल 1.5 साल में कुछ ऐसा हुआ जब वो बदलने लगा, जैसे उसके रिश्ते जो हैं अपने परिवार के साथ, ये मैंने भी परिवार के जरिए ये बात सुनी है कि परिवार के साथ संबंध जो है धीरे धीरे दूरियां बनाने लगा था, परिवार के लोगों से मिल नहीं रहा था, और कोई ना कोई फोर्स ऐसी रही होगी जिसने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया। तो ऐसा मतलब हम आपके जरिए जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पीछे 1-1.5 साल में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा नया रिश्ता बना, कुछ ऐसे नए लोगों के संपर्क में आया जो उसे परिवार से दूर कर रहे थे? तो मैं इतना जानती ही नहीं हूँ डिटेल में सर, मैं बिल्कुल जानती, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कट ऑफ थी। लेकिन ये परिवार से अलग होना, और तो जहां तक महेश है जैसे वो उससे भी अलग रह रहा, उससे भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ही अजीब था। क्योंकि सुशांत ऐसा रहा है एक हीरो शेट्टी के साथ बात करके, महेश के साथ हमेशा कुछ शेयरिंग करना, वो एक कॉमन फ्रेंड रहा। तो जब वो भी बात नहीं कर रहा था तो बहुत ये अनयूजुअल सी चीज थी सर। फैमिली से बात नहीं कर रहा है। मुझे श्वेता दी ने बताया कि उनकी 1 साल बाद, अभी 1 महीने पहले 18 मई को उनकी बात हुई है, 1 साल बाद से। तो अपनी बहनों से नहीं बात करना, उनके पापा के कभी कभी फोन आते थे तो वो बोलते थे हमारे पास सुशांत का नंबर नहीं है, और उसका नंबर बदलते रहते थे। तो बहुत अजीब था ये सब कुछ, डेफिनेटली बहुत अजीब था। कौन था उसके आसपास, क्या हो रहा था, यही तो जानना है। क्या वो ऐसा लड़का था जो बार बार अपने नंबर बदलता रहे, फोन नंबर बदलता नहीं रहे? सर, बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल भी नहीं सर। उसने एक, जब यहाँ पर था एक ही नंबर था, और यहाँ से जाने के बाद तो सर मेरे पास तभी नंबर थे ही नहीं सुशांत के। मैं 4 साल तक मेरे पास कोई सुशांत का नंबर नहीं था, और मैं बिल्कुल टच में नहीं थी सुशांत के। तो मेरे को भी जब ये चीजें पता चली ना, बहुत कुछ ऑफ, बहुत वेरी समथिंग डिफरेंट। सुशांत के दोस्त ये मानते हैं कि अगर अंकिता होती साथ में तो अंकिता उसे बचा लेती, आउटकम बिल्कुल डिफरेंट होता। अगर सुशांत को कोई तकलीफ भी थी तो अगर अंकिता होती तो अंकिता उसे बचा सकती थी। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सुशांत के जीवन में होती, या जीवन में भी नहीं आसपास भी होती, आपको सही समय पे पता चल गया होता, तो सुशांत बच सकता था? तो मैं कोशिश जरूर करती सुशांत को बचाने, और मैं शायद पता नहीं मैं क्या कोशिश करती हूँ। मैं ये डिप्रेशन में तो मैं बोल नहीं रही हूँ, तो शायद मेरे मतलब मैं पास भी होती तो खुशी होता सर, मुझे ऐसा लगता है। मैं आई फील इट, तो खुश होता। तो क्योंकि सर जब मैं थी सुशांत के साथ, मैंने उसको रेज, मतलब मैं उसको ना, उसको जो उसको करना था ना सर, उसको मैंने पूरा, उसको खुशी जिसमें मिलती थी, उसको गिटार बजाने में खुशी मिलती थी, उसको डांस करने में खुशी मिलती थी, तो आई यूज्ड टू सी दैट हैप्पीनेस, और आई यूज्ड टू लेट हिम डू इट। तो यू नो मुझे मेरे साथ होता तो शायद वो अलग चीज है सर, बट आई विश वो होता और मैं उसको रोक सकती सर इस करने से। एज ए दोस्त, एज ए ह्यूमन, ऑन ए ह्यूमैनिटी, यू नो, मैं शायद अगर होती तो मैं कोशिश जरूर करती सर उसको बचाने, पूरी कोशिश करती। दुख है आपको आज इस बात का कि आप सही टाइम पे पहुंच नहीं पाई? सर मैं कहीं थी ही नहीं पहुंचने के लिए सर। अगर मैं होती तो अलग बात होती, मैं कहीं तो होती, नहीं थी कहीं। अंकिता, परिवार जो है वो अब सीधी सीधी साफ बात बता रहा है, वो एक रिश्ते के बारे में इशारा कर रहा है। वो रिश्ता था रिया चक्रवर्ती के साथ, उस रिश्ते की वजह से ऐसा हुआ। क्या आपका भी ऐसा मानना है कि ये रिश्ता जो था इसकी वजह से ऐसा हुआ? और देखिए ये कोइंसिडेंस है कि आपको और सुशांत को आप जी टीवी के मंच पर मिले थे, जब जी टीवी पर पवित्र रिश्ता सीरियल आया करता था, वहां से आपकी शुरुआत हुई और वो पवित्र रिश्ता बना। और मैं इसको ऐसे कहूं कि बाद में कुछ ऐसे अपवित्र रिश्ते आ गए जिनकी वजह से सुशांत बदल गया। किसी पे ब्लेम करना मेरी आदत नहीं है सर, फ्रैंकली मैं किसी पे ब्लेम नहीं करती। तो मुझ में ही कुछ कमी होगी या उसमें ही कुछ कमी होगी तभी हमारा रिश्ता था, तो किसी को ये चीज ब्लेम नहीं करूंगी। फ्रैंकली आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन अबाउट इट। पर सर ये जरूर है कि वो बहुत एम्बिशियस था सर, उसको बहुत आगे बढ़ना था अपनी लाइफ में, और मैं किसी को रोकना नहीं चाहती थी। तो उसने अपना डिसीजन लिया, उसकी अपनी जर्नी थी, उसका पाथ था, और आई हैव ऑलवेज बिलीव कि यू कांट चेज लव, यू नो, यू कांट चेज लव। मैं भागना नहीं चाहती थी पीछे। तो उसने अपनी जर्नी, और मुझे खुशी होती थी जब उसकी फिल्म्स आती थी। आई यूज्ड टू बी रियली हैप्पी दैट ही इज डूइंग सो गुड फॉर हिमसेल्फ। पर पिछले 1 साल में ना सर एक फीलिंग आ रही थी, ही इज नॉट हैप्पी। एक पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती थी कि ही इज नॉट हैप्पी, ऐसा लग रहा था, और वो हो रहा था कहीं ना कहीं, यू नो। तो वो चीज, वो कैसे लगता था आपको? ये फीलिंग आपको कैसे आती थी? आपकी सिक्स्थ सेंस थी या आप कहीं उसकी शायद तस्वीर? तो हो सकता है सिक्स सेंस होगी सो कहीं ना कहीं, और मतलब ऐसी स्ट्रांगली नहीं, बट एक होता है ना कि जो पहले सुशांत था, जो अलग चेहरा था और फेस हंसता था, आंखें चमकती थी, कहीं वो दिखता ही नहीं था कहीं से। एक इंट्यूशन थी कि कहीं इज ही ओके, इज ही फाइन टाइप ऐसे। आप बता रही थी कि वो बहुत एम्बिशियस था। जी सर। मैंने उसकी फिल्म जो देखी थी MS धोनी, जी सर। उस फिल्म में सुशांत धोनी के रोल में एकदम से डूब गया था जी, और कहते हैं कि वो रोल सुशांत से बेहतर और कोई निभा नहीं सकता था। और ये भी तो मैंने उस लड़के को इस फिल्म के लिए हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 2 साल तक ये लड़के ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म पे, धोनी को वोट के पी गया था लिटरली। मतलब यूज्ड टू वॉक लाइक धोनी, बाल बढ़ा लिए थे, एंड उसकी बैट्स, उसका ये, उसका वो। आई रिमेम्बर वो धोनी के घर फार्म हाउस पे गए थे, और इतना खुश था वो, और इतना कुछ वहां से इकट्ठा करके लाया था, और उसकी डायरीज में वो नोट्स बनाना धोनी के, एंड हर पार्टी में लोगों को बताना मैं ये कर रहा हूँ, ये दिखाना, वो दिखाना। He was a very lively person. He was a very lively person.
मतलब वो कभी लोगों के साथ बैठकर लोगों को बोर नहीं कर सकता था सर, और ना खुद बोर हो सकता था। वो हमेशा बोलता था मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो अपनी किताबों के साथ सच में अकेला रह सकता था। वो खुश रहता था, उसको पढ़ने दो, उसको अपनी चीजें करने दो, उसको छोड़ दो। एक बच्चा कैसे होता है, तो लेट हिम प्ले, अपने आप चक्कर आ जाए, वो वैसा था। तो ऐसा बच्चा, मैं फिर वहीं आता हूं, ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का अचानक से शांत कैसे हो सकता है? और ऐसी क्या परेशानी? लोग शुरू में आपने देखा होगा जांच चल रही थी नेपोटिज्म की वजह से, कि फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा दबाव कुछ पड़ गया होगा, नाकामी का डर उसके दिमाग में आ गया होगा। अभी तक पूरी जो जांच थी वो इस तरफ चल रही थी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लड़का इसलिए अपनी जान ले लेगा कि उसको फिल्में नहीं मिल रही हैं, उसकी फिल्में अच्छा नहीं कर रही हैं? सुशांत इतना वीक था ही नहीं। उसको जान किस बात के लिए लेनी थी? उसके लिए क्या गलत हो रहा था उसके करियर में? सर जब उसने शुरुआत की थी, सर जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है, क्या उसको नहीं पता होगा नेपोटिज्म है इंडस्ट्री? आज मुझे नहीं पता सर, मैं भी हूँ तो मुझे नहीं पता नेपोटिज्म, सबको पता है सर। लेकिन आप एक बात बताइए, जब वहां जो पवित्र रिश्ता चालू हुआ, फिर उसे पवित्र 3 साल तक वो कुछ नहीं कर रहा था, वो घर बैठा था। वो उस राइट प्रोजेक्ट का वेट कर रहा था कि जिस दिन वो होगा मैं तब फिल्म करूंगा, यू नो। एंड उसने वो चूज की लाइफ, वो घर बैठा, हम दोनों को फिल्म करनी थी सर। बट देन आई थॉट कि एक मैं पवित्र नहीं छोड़ सकती थी, तो मैंने नहीं। पर वो 3 साल उस बंदे ने वेट किया कायपोची कर सर, और उसको वो मिली। और उसके बाद बीच में पड़ा हुआ है किसके लाइफ में नहीं आते मतलब उतार चढ़ाव, मेरे भी लाइफ में उसकी। तो वो तब जब उसका उतार था तब वो कर सकता था। आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था सर काम करने में, और वो इतना कमजोर नहीं था सर कि अपने करियर के लिए वो वो इनसिक्योरिटी की वजह से मर जाए। नो, नॉट एट ऑल सर। यानी आपका मन ये नहीं मानता कि नेपोटिज्म की वजह से या किसी फिल्म इंडस्ट्री के गैंग की वजह से सुशांत ने ये किया होगा? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ वो ये किसी की वजह से मर नहीं सकता सर। सुशांत ऐसा इंसान ही नहीं कि काम के लिए मर जाए। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वीक होता सुशांत तो बहुत पहले ही कुछ कर लिया होता सर। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। 2 साल तक धोनी बंद हो रही थी, चल रही थी, पता नहीं चल रहा था। तो कमल सर थे, कमल जैन जिन्होंने बनाई धोनी, उन्होंने किया, उसने मेहनत की उस पर, और वो निकला उस चीज से। और कितनी चीजें आई सर, राब्ता नहीं चली थी तो तब कर लेना चाहिए था ये। अभी तो उसकी सारी फिल्में चली थी सर, उसकी छिछोरे फिल्म चली है सर। मतलब क्या रीजन हो सकता है? मैं करियर, आई डोंट ब्लेम करियर। उसके पास वो इतना वीक नहीं था, मुझे इतना पता है। बहुत स्ट्रॉन्ग था वो, बहुत चीजें देखी थी। और वो हमेशा बोलता था मेरी फिल्म नहीं चली ना, ठीक है मैं काम करूंगा कि मैं फार्मिंग कर लूंगा। वो लिटरली फार्मिंग कर लेता। मैं शॉर्ट फिल्म बना लूंगा, मैं अपनी फिल्म खुद बना लूंगा। वो जो लड़का ये सोच सकता है वो करियर के लिए खराब होगा। नहीं सर। तो इसका मतलब ये है कि किसी रिश्ते में कोई समस्या आई होगी, पर्सनल लाइफ में कुछ समस्या आई होगी जो कि प्रोफेशनल नहीं है, इतना तो हम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं सर, बिल्कुल मान सकते हैं। क्योंकि मैं ये चीज को तो बिल्कुल नहीं मानूंगी, करियर के लिए वो जान नहीं देगा। वो इमोशनल था, वो सेंटिमेंटल था, वो बहुत इमोशनल था। ये तो रिलेशनशिप्स में हो सकता है बट नॉट इन दिस। क्या आपका तो बहुत लंबा संबंध उससे रहा, आपको कभी देखिए अच्छा और बुरा दोनों, जब आप किसी एक रिश्ते में होते हो अच्छा समय देखते हैं, बुरा समय भी देखते हैं। अच्छे समय के बारे में नहीं मैं जानना चाहता, लेकिन बुरे समय के बारे में कभी आपने उसको टेस्ट किया हो? जब आप दोनों ने कोई बुरा समय देखा हो, जब कोई खराब फेज से आप गुजर रहे हो, तब आपको ऐसा लगा हो कि वो इस तरह के बुरे समय में कैसे रिएक्ट करता है? नहीं सर, मेरे लाइफ में कभी सुशांत के साथ कोई बुरा समय नहीं था। सिर्फ वो वक्त आया, शायद को जाना था तो वो चला गया। एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। हमने उसके बारे में पढ़ा, अखबारों में मैंने पढ़ा उसके बारे में। मेरे ख्याल से जो लोग हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में उन्होंने भी पढ़ा होगा अखबारों के बारे में, अखबारों में। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि आपने उस समय अपना जो करियर है वो लगभग छोड़ दिया था उसके लिए। तो मतलब जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो ये ऐसी चीज होती है कि तू आगे बढ़ जा। और मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मैं आई विल ऑलवेज वांट कि जो मेरे पार्टनर है वो आगे बढ़े, और क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी है, मैं हूँ ऐसी। तो सर मैंने, और इसमें कुछ गलत नहीं था। मैंने और पवित्र रिश्ता आया, छोड़ना था, मुझे भी छोड़ना था सर। तो पर फिर ऐसे हो गया कि दोनों कैसे छोड़े सर, घर किसी एक को चलाना था। देन
मैं चाहती थी वो आराम से काम करे, वो प्रेशर में आके काम ना करे। मैंने बोला मैं कंटिन्यू करूंगी, मैंने बोला मैं पीछे से तेरे को ज्वाइन कर लूंगी बाद में। आई वाज लाइक दैट कॉन्फिडेंट एंड आई डिड दैट। सो उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज या ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी जेन्युइन टुवर्ड्स व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू डू दैट। मतलब यू डोंट थिंक कि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। मैंने वो किया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दैट, क्योंकि कोई ऐसे इंसान बनकर तो आया कम से कम बाहर। आज सुशांत इतना सक्सेसफुल था जिसको अगर मेरा कॉम्प्रोमाइज भी था तो कुछ तो मेरे को वर्थ लगा उसमें। लेकिन मुझे आपसे बात करके दुख इस बात का हो रहा है अंकिता कि जो आपका भी जो कॉम्प्रोमाइज था या आप सेक्रीफाइस कह लीजिए, वो भी उसके जाने से बेकार हो गया। वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सर, मतलब उसका भी तो बहुत बड़ा लॉस है सर, बहुत बड़ा लॉस है। और अभी क्या बोल सकती हूँ सर, मैंने ये भी देखा कि आप सुशांत के परिवार से आज भी उतनी ही कनेक्टेड हैं। सुशांत के जो पिता हैं उन्हें आज आप पापा कहकर बुलाती हैं, उनकी जो सिस्टर हैं उनको आप दीदी कहकर बुलाती हैं, बहुत कनेक्टेड है फैमिली से। हमारा वो रिश्ता रहा है सर इतना, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर दैट लॉन्ग पीरियड, आप इतना कुछ दे देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, और फिर किसी के जाने के बाद सडनली आप थोड़ी भूल जाओ। मैं नहीं ऐसी हूँ सर, मैं सुशांत चला गया ठीक है, उसको जाना था, बट देन मैंने जो उनको मुझसे रिश्ता रखना था मुझे उनसे रखना था, और हमने वो रखा सर। और किसी के वजह से हम भले ही लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके साथ कंटिन्यू करना है रिश्ता है नहीं करना है तो हमारी चॉइस होती है। और मैंने वो रिश्ते रखे और मैं शायद हर जिंदगी पर रखूंगी। हमारा जो रिश्ता है आपके साथ वो सुशांत के जरिए तो है, लेकिन जी टीवी के जरिए भी है, क्योंकि हम जी हैं और जी और आप, हम सब आप आज जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद एक है। हम सब ये चाहते हैं कि पता चलना चाहिए। अब हमसे बेहतर आप जानती थी सुशांत को, अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? ये जो जांच है या जैसे कि कैसे पता चले किस तरफ ये जांच जानी चाहिए? जहां तक मुझे पता है सर, महाराष्ट्र पुलिस यहाँ पर कोई एफआईआर किसी ने की नहीं थी, तो जो अब की है जहाँ पर पापा ने इतना बड़ा टेक लिया है, तो आई थिंक उस पर ही हमें चलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। उस एफआईआर में रिश्तों की बात तो है, उस एफआईआर में अंकिता पैसे की भी बात है। उस एफआईआर में रिश्ता, पैसा, मैं ये कहूंगा अपवित्र रिश्ता, लालच, ये सब कहानियां हैं उसमें ये भी बताया गया है कि कैसे पैसा बैंक अकाउंट से निकलकर इधर उधर चला गया। फिर अब आप जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये खबर आई है कि ईडी ने भी एक केस दर्ज कर लिया और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स ले रहा है। तो ये पीछे 1 साल में 6 महीने में ये पैसा कहां जा रहा होगा? मैं ये नहीं कह रहा आपको पता है, बट क्या हो रहा होगा? अचानक से स्टाफ का चेंज हो जाना, उसके सीए का चेंज हो जाना, उसके मैनेजर का चेंज हो जाना, पूरा आसपास जो आपका सिस्टम है उसका पूरा की पूरा अचानक चेंज हो जाना, ये किस तरफ इशारा करता है? डिफिकल्ट है टू आंसर दिस, बट जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, क्योंकि सर जहां तक का जो था वहां, जो उसका ये सारी चीजें कर रहा था, वो क्यों किया है वो पता लगाना बहुत जरूरी है। इसका कोई आंसर ही नहीं है सर, ऐसा कौन क्यों करेगा? मेरे साथ भी था सुशांत, मैंने कभी ये सोचा नहीं सर, कभी लाइफ में थॉट प्रोसेस नहीं आया। सो आई डोंट नो ऐसी कैसी थिंकिंग है और ये कैसे होता है। मैं उसी थिंकिंग के बारे में बात करना चाहता हूं। जब आप सुशांत के साथ थी तो क्या कभी आपने सुशांत पर यह दबाव डाला होगा कि तुम मेरे साथ कंपनी बनाओ और उसमें मुझे पार्टनर रखो, मुझे डायरेक्टर बनाओ, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को डायरेक्टर बनाओ? क्या आपने कभी उसको ये कहा होगा कि मेरी पसंद का मैनेजर लो? सब मैं उल्टा ऐसे होता था कि मैं ध्यान रख लूंगी सब, तू बस काम पे अपना ध्यान दे। आई वाज लाइक लिटरली, क्योंकि मुझे लगता था कि तू अपना काम कर, मैं संभालूंगी। कुछ तो था, एक लालच, कोई ऐसा था जो सुशांत के आसपास था जिसे फिजिकल एसेट्स में इंटरेस्ट था सुशांत के, जिसे पैसे में इंटरेस्ट था। देखिए, आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट रिश्तों को लेकर की, लेकिन कोई ऐसा था जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट रिश्तों में नहीं की, इमोशंस में नहीं की, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और की है, शायद बैंक में की है, किसी कंपनी में की है, किसी करियर में की है। सर की होंगी तभी तो इतना कुछ पैसे इधर उधर हुए, पापा ने एफआईआर की है, और पापा अगर कर रहे हैं कुछ तो उनके पास बहुत सबूत होंगे। पापा ऐसे तो नहीं है कि उठकर मन किया तो कर लो, उनके पास भी तो होगा। उनका बेटा गया है, उनको बहुत कुछ पता होगा सर, श्योर।
एक मन ये भी कहता है अंकिता कि सुशांत इतना इंटेलिजेंट लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, सब जानता था। क्या सुशांत को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है? कोई भी सुशांत के दिमाग पर इतना प्रभाव कैसे डाल सकता है? इतना तो वही मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे को यह भी लगता है कि सुशांत ऐसा तो नहीं था कि उसको इतना समझ में ना आए। मतलब ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन, उसके पास इतना दिमाग था, पर क्या पता सर, कभी फिर लगता है शायद इमोशनली वो इतना इनटू दैट रिलेशनशिप कि मस्ट बी नॉट अवेयर ऑफ दिस, और नहीं दिख रहा होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुशांत के अंदर ये सब होने के बावजूद भी कोई खालीपन था, कोई इमोशनल वैक्यूम था, जिसकी वजह से वो किसी ने उसका फायदा उठा लिया, किसी ने उसको इस बात का विश्वास दिला दिया? तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्या वैक्यूम था, क्या, आई डोंट नो। लेकिन ये भी सच है कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रहा था, वो डॉक्टरों के संपर्क में था, ये भी सच है। तो वही तो चीज मुझे नहीं पता, पर मुझे जहां तक मैं जानती हूँ सर सुशांत को, वो you can't be depressed about anything sir, can't be depressed। अब मैं ये बहुत बड़ा सवाल है सर कि कोई कैसे डिप्रेशन में, चल मैं वही बोल रहा कि डिप्रेशन में है तो फिर वो अकेला क्यों था सर? आप हो ना पार्टनर की तरह, तो फिर आपको रहना चाहिए था उसके साथ, उसका ध्यान रखना चाहिए था, फैमिली को बताना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ, आप ध्यान रखो, कुछ तो एक टेक लेना चाहिए था। मैं अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहा हूं आपसे, इसका सबूत मेरे पास भी नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सुशांत को ये विश्वास दिला दिया गया हो कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसको ये विश्वास दिला दिया गया हो कि वो डिप्रेशन में है, वो अपने जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता, वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकता, वो ये फैसले नहीं ले सकता कि उसको क्या फिल्म करनी है, क्या नहीं करनी है, वो ये फैसले नहीं ले सकता कि उसका मैनेजर कौन होगा, उसका सीए कौन होगा, कहां जाएगा, कहां इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं, क्योंकि ये सुशांत को मैं जानती नहीं हूँ कि सुशांत को ऐसे कोई बोले और वो सुन ले, मैं नहीं जानती सर सुशांत, आई डोंट नो ये सुशांत कौन है ऐसे, क्योंकि मैंने ना कभी ऐसे किया है ना उसने कभी, मतलब मैं फील आई डोंट नो सुशांत कि ऐसे मैं बोलूँ कि ये कर लो और वो कर लो, वो कर लेगा, नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। अगर आज आपको एक मौका मिले सुशांत से कुछ कहने का, मैं बस इतना ही कहूंगी सुशांत को कि बहुत लोग हैं प्यार करने के लिए, तुम्हारे लिए पूरा देश खड़ा है, तुम्हारे पूरा फैमिली खड़ा है, सिर्फ तुम्हें हाथ बढ़ाना है और उन्हें वापस अपने पास बढ़ाना है और वो आ जाएंगे। हम अंकिता पहले दिन से लोगों को भी ये बता रहे हैं कि सुशांत ने एक गलती की, ही कमिटेड अ मिस्टेक। हमारे देश में बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा उसके बाद से अचानक से मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन होने लगे, अखबारों में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया, टीवी पर डिस्कशंस होने लगे कि मेंटल हेल्थ कैन टेक अ टोल, कैसे आपको उससे बचना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे यूथ, उनको ये बताने की जरूरत पड़ने लगी कि देखिए जो सुशांत ने किया वो सही नहीं है। तो एक सुशांत के जाने के बाद एक बहुत ही एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी उसके आसपास खड़ा कर दिया गया है। तो क्योंकि मैं तो नहीं मानती ना इस चीज को कि मतलब ठीक है सुसाइड करना गलत है, आई अग्री टू इट, बट फॉर मी मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं जा सकती तो सुसाइड है, मैं नहीं करती। आपके मन में क्या है? आप ये कहना चाह रही हैं कि ये मर्डर है, आपके मन में ये है कि ये फोर्सफुल सुसाइड हो सकता है, किसी ने मजबूर कर दिया? हो सकता है सर, कुछ आप जब इतनी चीजें पापा ने एफआईआर में डाली है तो सर कुछ तो होगा सर उसके पीछे, तो मैं अभी वेट करना चाहती हूँ सर अपने कंक्लूजन पे आके। आई डोंट वांट टू गिव एनी स्टेटमेंट कि यही होगा और यही, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ यहाँ पे डिप्रेशन की, कि वो डिप्रेस नहीं हो सकता, वो इंसान बहुत खुश रहने वाला था, लोगों को खुश करने वाला था, लोगों को इंस्पायर करने वाला था, तो ये डिप्रेशन वर्ड जो है ना उसके आसपास वो हटा दो, मैं वो बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता सुसाइड मर्डर, मैं नहीं जानती, लेकिन नो डिप्रेशन प्लीज। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था सर, बहुत दिमाग था उस लड़के में, उसको पता था अपना बैलेंस कैसे करना है। तो आपका मन मानता है कि कोई उसको फोर्स कर सकता है, कोई उसको उकसा सकता है कि वो ऐसा कदम उठा ले? अगर ये हुआ है तो मतलब अगर वो ये हो ही सकता है सर, आज मेरे साथ भी हो सकता है,
आज मैं किसी रिलेशनशिप में और मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे हो सकता है आज मुझे कल कोई कुछ बोले तो मैं कर लूं, मतलब रह लूं उसके, आई एम नॉट ऑफ सुसाइड, पर उसके लिए मैं कुछ कर लूं, मैं कर सकती हूँ। आउट ऑफ लव आई कैन डू इट। आपके साथ जब उसका रिश्ता था, जब तक था, वो जैसा हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसा ही था या उससे बिल्कुल अलग था वो लड़का उस समय? उस समय तो मैं आपको पूरी बता तो रही हूँ कि वो पूरा अलग असफलता से था। डर लगता था उसको कभी? तो उसको किसी चीज से डर नहीं लगता था। वो ऐसी जगह से उठाता कि उसको, वो गिरता भी तो अपने आप को पूरा बना लेता था। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि उसको कभी पैसों से लगाव नहीं था। उसके सारे पैसे ले लो, वापस खड़ा हो जाएगा। तो किसी की वजह से करियर में और ये वो ऐसा लड़का नहीं था। उसको पता था कि यहाँ ये होगा। He fought back and he reached there. वहां पहुंचा था वो सर, और बस वहां था वो सर। He was a successful man. So, अंकिता, अब मैं आखिर में आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप और हम और इस देश के करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले और पता चले, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए इसके बाद? आप क्या चाहती हैं? हमसे आपको क्या चाहिए? देश से क्या चाहिए? क्या होना चाहिए अब? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? सर आप लोग अब तक जितना कर रहे हैं सर, उसके लिए रियली ग्रेटफुल। लाइक फ्रॉम सुशांत फैमिली आई एम सेइंग दिस। सर आप बहुत कुछ कर रहे हैं और ट्रस्ट मी, बस ऐसे ही सपोर्ट चाहिए सर। और जो सच है सर, जो भी सच है सर, मैं नहीं बोली ये सच वो सच, हमारा अपना कुछ एक सच नहीं, जो वाकई में सच है वो बाहर आना चाहिए। और इतने सारे फैंस है सुशांत के, इतना सब कुछ है सर, और उनका साथ हमारे साथ है। और बस सुशांत को सच में जस्टिस मिलना चाहिए। वो इतनी यंग एज में जो भी उनके साथ हुआ है, उस चीज का उनकी फैमिली डिजर्व करती है जाना, हम सब डिजर्व करते हैं सर जाना। तो इसका सच बाहर आना चाहिए। और आप ऐसे ही हमारे साथ कांस्टेंट आपका ये सपोर्ट बनाकर रखिए सर। और आई एम रियली थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल सर कि आप लोग हमारे साथ हैं। अंकिता, थैंक यू सो मच। और मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो इस मुहिम को जो शुरू किया है हमने, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी और एक दिन देश को जरूर पता चलेगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की और हम आपकी मदद कर रहे हैं, एंड वी आर एट द सेम पेज, सेम प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुधीर सर, थैंक यू। इस मामले पर जो 4 बड़ी बातें अंकिता लोखंडे ने कही हैं, उनके बारे में आपको मैं जरूर एक बार फिर से बताना चाहूंगा। पहली बड़ी बात अंकिता ने जो कही है वो ये कि सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे परिवारवाद की वजह से आत्महत्या नहीं की होगी। अंकिता के मुताबिक सुशांत इतने कमजोर नहीं थे कि वो फिल्में न मिलने की वजह से ऐसा कोई कदम उठाएं। इसलिए बड़ी बात यह है कि अंकिता लोखंडे ये मानती हैं कि इस आत्महत्या का कारण नेपोटिज्म नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री का परिवारवाद नहीं है, फिल्में न मिलना या फिल्में न चलना ये कारण नहीं हो सकता। वो कहती हैं कि सुशांत बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे, वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से इतने कमजोर बिल्कुल नहीं थे कि वो इस मुद्दे पर इतना बड़ा कदम कोई उठा ले। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है, जांच होनी चाहिए रिश्तों की तरफ। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सुशांत एक बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति थे, इमोशनल व्यक्ति थे, लेकिन कमजोर नहीं थे। कमजोर तो बिल्कुल नहीं थे, और वो जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते थे, बहुत एम्बिशियस थे, और उनकी किसी बात से कभी ऐसा लगता नहीं था कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी उन्हें हैरानी हुई जब उन्हें यह पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि सुशांत अचानक से अकेले से हो गए थे और वो उदास लगने लगे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अब भी सुशांत के जीवन में होती या उन्हें समय पर सुशांत के इस अकेलेपन के बारे में या फिर इस डिप्रेशन के बारे में पता चल जाता तो वो शायद उन्हें बचा लेती। अंकिता का ये कहना है कि वो अब सुशांत के जीवन से बहुत दूर जा चुकी थी, उनका सुशांत से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में उन्हें ऐसा लगता था जैसे सुशांत खुश नहीं है, सुशांत बहुत अकेले हैं और सुशांत को शायद किसी मदद की जरूरत है। उन्हें ऐसा लगता था कि सुशांत बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये वो कहती थी, ये इसका कोई आधार उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि या तो उनकी सिक्स्थ सेंस समझ लीजिए, लेकिन उन्हें इस बात का आभास होता था। और जो लोग इस दौरान सुशांत के साथ थे, जब सुशांत
को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, यानी सुशांत के आसपास के जो लोग जो इस समय मदद कर रहे थे, सुशांत के दोस्त या फिर वो लोग जिनके साथ उनका रिश्ता था, उन लोगों को सुशांत को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद वो रिया चक्रवर्ती की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत का कोई रिश्ता था तो रिया को ऐसे समय में सुशांत को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था। और चौथी बड़ी बात यह कि अंकिता ने रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जांच परिवारवाद की नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों की होनी चाहिए। इसलिए आज की अगर आप बातचीत देखें तो अब जो इस पूरे मामले की जो दिशा है वो फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद, फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली राजनीति से हटकर रिश्तों की तरफ चली गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज के 4 बड़े घटनाक्रम के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आज काफी बातें हुई हैं। इस मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने पहली बार कैमरे पर आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दूसरी बात यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि सुशांत के पिता ने यह आरोप लगाए थे कि सुशांत के बैंक अकाउंट से पिछले 1 साल में 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं और इन आरोपों के घेरे में रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार भी है। तीसरी बात यह है कि आज जी न्यूज ने सुशांत के एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाली है, जिससे यह पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की यात्राओं और होटल में रहने का खर्च भी सुशांत ही उठाया करते थे। चौथी बात यह कि इस मामले की जांच को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस आमने सामने आ गई है। सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं कि आज इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने क्या सफाई दी है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. तो रिया चक्रवर्ती इस समय वही कर रही हैं जो उनके वकील उनसे करने के लिए कह रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि वकीलों ने उन्हें यह राय दी है कि वो मीडिया के सामने ना जाएं, कोई सार्वजनिक बयान ना दें, और उन्होंने ये बेहतर समझा कि एक छोटा सा वीडियो खुद ही वो रिकॉर्ड करके लोगों के सामने रख दें अपनी बात जो वो कहना चाहती हैं। उन्होंने वीडियो तो बनाया है और इसे रिलीज भी किया है, लेकिन इसमें वो कुछ कह नहीं रही हैं। वो सिर्फ ये कह रही हैं कि वो आहत हैं और वो ये भी कह रही हैं कि वो कुछ बोलना नहीं चाहती। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच के लिए पिछले कुछ दिनों से बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में आई हुई है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मुंबई में बिहार पुलिस की इस जांच से महाराष्ट्र की सरकार खुश नहीं है। बिहार सरकार और बिहार पुलिस का यह आरोप है कि इस जांच में मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। इस टकराव के बीच आज एक हैरान करने वाली तस्वीर मुंबई से आई और हुआ ये कि बिहार की पुलिस की जो टीम है, जब वो मुंबई पहुंची ये जांच करने के लिए, तो उस टीम को मुंबई पुलिस अपनी वैन में जबरदस्ती बिठाकर ले गई। बिहार पुलिस की टीम अब तक मुंबई में की गई छानबीन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन मुंबई पुलिस को जैसे ही यह पता चला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर पहुंच गई और बिहार पुलिस की टीम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया और अपने साथ अपनी पुलिस वैन में बिठाकर ले गई। क्या बात हुई सर? क्या बात हुई सर? क्या बात हुई सर? क्या बात हुई? क्या बात हुई ये सर बता तो दीजिए एटलीस्ट। सर क्या बात हुई ये तो बता दीजिए। सर क्या बात हुई? सर क्या बात हुई ये तो बता दीजिए। तो आप सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि
दो राज्यों की सरकारें और दो राज्यों की पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जांच कर रही हैं और एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रही हैं। और बिहार की पुलिस की टीम जब मुंबई पहुंची तो अब मुंबई पुलिस उन्हें वहां से उठाकर ले गई, उन्हें मीडिया से बात करने से रोका। यह बहुत ही अजीब सी बात है। और ऐसा क्या है कि ये दोनों अलग अलग पुलिस विभाग एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, और इसी दौरान इसीलिए शक और बढ़ता जा रहा है। देश के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये बात और बढ़ती जा रही है कि ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस सिर्फ इस बात की जांच कर रही है कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री का कोई हाथ तो नहीं है, कहीं नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का कोई हाथ तो नहीं है सुशांत सिंह की आत्महत्या के पीछे। और बिहार की पुलिस सुशांत सिंह के आसपास कौन लोग थे वो उन रिश्तों की जांच करना चाहती है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि सुशांत सिंह ने ऐसा कदम उठाया होगा। रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहे हैं। रिया चक्रवर्ती किसी से बात नहीं कर रही और उनके वकीलों ने उन्हें सलाह दी है कि वो फिलहाल बिल्कुल शांत रहें। उन्होंने छोटा सा कुछ सेकंड का एक वीडियो आज देश के सामने रिलीज कर दिया जो अभी हमने आपको दिखाया भी है। लेकिन हमारी राय रिया को यही रहेगी कि धीरे धीरे रिया के खिलाफ देश के लोगों की भावनाएं अब बढ़ रही हैं और देश के लोग, जैसे अंकिता लोखंडे ने आज आकर बात की है, अब देश के लोग ये चाहेंगे कि रिया भी एक बार बात करें सामने आकर, नहीं तो गलतफहमी के शिकार वो हो सकती हैं। यहां हम 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपको उन बैंक अकाउंट्स की पूरी जानकारी देंगे जिनसे यह पता चलता है कि कैसे सुशांत ही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई का खर्च उठा रहे थे। इस ब्रेक के बाद
अब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से हेराफेरी के आरोपों के बीच आज हमारी टीम ने भी इस पर कुछ तहकीकात की है और आज जी न्यूज को कोटक महिंद्रा बैंक में उनके खाते की कुछ जानकारियां मिली हैं। सुशांत के इस बैंक अकाउंट की डिटेल से यह पता चलता है कि सुशांत की जमा रकम रिया चक्रवर्ती और उनके भाई पर खर्च हो रही थी। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल 12 अक्टूबर को सुशांत के इस अकाउंट से विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को 72,000 रुपए का पेमेंट हुआ था। यह कंपनी सुशांत ने रिया के कहने पर ही पिछले साल शुरू की थी और आपको यह भी याद होगा इस कंपनी में रिया और रिया का भाई दोनों डायरेक्टर हैं सुशांत सिंह के अलावा। इसके अलावा 14 अक्टूबर 2019 को रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की फ्लाइट के खर्च के तौर पर इसी अकाउंट से 81,000 रुपए निकाले गए, जिससे जो बताया जा रहा है कि रिया के भाई की फ्लाइट का खर्च था। शोविक के होटल के खर्च के तौर पर 4,72,000 रुपए की पेमेंट भी इसी अकाउंट से हुई थी। इसके अलावा सुशांत के इसी बैंक अकाउंट से दिल्ली के एक होटल को 4,34,000 रुपए की पेमेंट भी की गई। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर में यह आरोप लगाया था कि जब उन्होंने अपने बेटे के बैंक अकाउंट को चेक किया तो उन्होंने यह पाया कि एक ही साल में 17 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसमें से 15 करोड़ रुपए ऐसे बैंक अकाउंट्स में गए जिनसे सुशांत का कोई लेना देना नहीं था। सुशांत के पिता ने यह मांग की है कि रिया चक्रवर्ती के सभी बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि रिया ने सुशांत से कितना पैसा लिया है। लेकिन रिया को भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, इसलिए हम रिया के पक्ष की बात भी जरूर यहां पर करना चाहेंगे, क्योंकि रिया अभी अपना बचाव नहीं कर रही हैं इस समय। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिया और रिया के भाई के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है, जैसे रिया के भाई की फ्लाइट पर ये जो पैसा खर्च किया गया या होटल पर जो पैसा खर्च किया गया, जब ये कंपनी बनाई गई होगी पिछले साल, जिसमें रिया का भाई और सुशांत तीनों पार्टनर्स थे या डायरेक्टर्स थे, हो सकता है उस कंपनी के काम से रिया के भाई कहीं गए होंगे, उन्होंने ट्रैवल किया होगा, वो किसी होटल में रहे होंगे और ऐसे में जो पैसा जाता है, जो पेमेंट जाती है, वो कंपनी की तरफ से ही जाती है। हो सकता है ये पेमेंट वही हो। इसलिए स्पष्ट तौर पर अभी ये कहना मुश्किल है कि ये सारा पैसा रिया के खाते में चला गया था या रिया के परिवार के खाते में या उनसे जुड़े हुए किसी और व्यक्ति के खाते में ये गया था। लेकिन ये बात सही है कि शक होता है और शक लगातार बढ़ता जा रहा है और जब तक रिया खुद सामने आकर इस सारे सवालों के जवाब नहीं दे देती तब तक ये शक बढ़ता ही चला जाएगा। और ये शक अब रिश्तों पर हो रहा है। पहले शक हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री पर, पहले शक हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पर जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, उन एक्टर्स पर। अब शक है रिश्तों पर। आज हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक के एक बैंक खाते की डिटेल्स हैं। इसमें 13 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का स्टेटमेंट है जो इस समय मेरे हाथ में है। इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,91,81,302 रुपए था और इसके बाद 30 जून को इस अकाउंट में कुल रकम जो थी वो थी 2,26,48,367 रुपए। लेकिन यहां हम आपको यह बता दें कि यह सुशांत सिंह राजपूत का इकलौता बैंक अकाउंट नहीं है, उनके और भी कई बैंक अकाउंट्स थे। इस बैंक अकाउंट में जो उनका पैसा था वो था करीब 2 करोड़ रुपए। और मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट है इसमें उन्होंने जो अलग अलग पेमेंट्स की हुई हैं, कुछ बड़ी पेमेंट्स हैं, जैसे एक पेमेंट है 3,87,000 रुपए की, लेकिन ज्यादातर जो पेमेंट्स उन्होंने की हैं वो छोटी पेमेंट्स की हैं, जिसमें उन्होंने अपना जो स्टाफ था उनकी सैलरी ज्यादातर दी हैं। उनके गार्ड की सैलरी है, जो उनके घर में लोग काम करते थे उनकी सैलरीज, हर महीने की सैलरी जो तनख्वाह वो दिया करते थे, वो ज्यादातर इसमें है। और बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा इसमें खर्चा दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा, रीइंबर्समेंट्स हैं, सैलरीज हैं और ऐसा लगता है कि जो उनका जो स्टाफ था उसका सारा पैसा जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट होता है सैलरीज के तौर पर, वो शायद इस बैंक अकाउंट से वो दिया करते थे। और इसमें जैसा हम आपको बता चुके हैं करीब 2,26,00,000 रुपए इस बैंक अकाउंट में थे। लेकिन उनके जो बाकी के बैंक अकाउंट्स हैं उनमें भी पैसा था और उनकी भी जांच चल रही है।
अब हम भारत के कालजयी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे, जिनका जन्म आज से 140 वर्ष पहले आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। और हम चाहेंगे कि आज हमारे देश का जो युवा है वो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जरूर जाने, और हम तो ये भी कहेंगे कि उन्हें पढ़ना भी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं, और यही वजह है कि उनका जीवन और साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस जमाने में हुआ करता था। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, और उन्हें बदले हुए नाम के साथ इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि वर्ष 1908 में अंग्रेजों ने उनके पहले उर्दू कहानी संग्रह, जिसका नाम था सोज़े वतन, इसे जब्त कर लिया था। देश प्रेम की कहानियों की वजह से इस कहानी संग्रह की बची हुई प्रतियों को जला दिया गया था, क्योंकि इसमें देश प्रेम की कहानियां थीं और अंग्रेजों की सरकार ऐसी कहानियों को दबाना चाहती थी। सच की प्रतियां आप भले ही जला दें, लेकिन सच की राख भी झूठ के महल से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। आप जानते हैं आज के दौर में झूठ का बोलबाला है, और कई लोगों की कोशिश होती है कि झूठ और दुष्प्रचार के दम पर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने सच कह दिया तो उन्हें नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। सच बोलकर आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक मशहूर कहानी पंच परमेश्वर में यह लिखा था कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यानी चाहे किसी से आपके संबंध बिगड़ ही क्यों ना जाएं, आपको ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है उन्हें बिना मेहनत किए ही फल मिल जाए, 2020 स्टाइल में। लेकिन मुंशी प्रेमचंद मेहनत को सबसे मूल्यवान समझते थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख न लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। वो ये भी कहते थे कि सिर्फ सोने और खाने का नाम जीवन नहीं है, यानी आपको जीवन में जो कुछ भी कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ के दम पर मिलता है वही आपकी असली कमाई है। इसलिए आपको हमेशा परिश्रम के रास्ते पर ही चलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, पूरे परिश्रम से भी करते हैं, लेकिन आपको इसका उचित फल नहीं मिलता। आप विचलित होने लगते हैं और भाग्य को दोष देते हुए कहते हैं कि क्या सारी विपत्तियां मेरे ही जीवन में, मेरी ही किस्मत में लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन इस पर मुंशी प्रेमचंद कहते थे कि दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय नहीं है। यानी जीवन में आने वाली कठिनाइयां और उनसे लड़ने की आपकी क्षमता और सामर्थ्य से ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जब ये सारी कठिनाइयां आपके जीवन में आती हैं तो असल में ये एक स्कूल की तरह होती हैं, एक विद्यालय की तरह होती हैं, एक कॉलेज की तरह होती हैं, जहां से आप शिक्षा लेकर सीख कर जाते हैं। इसलिए इन परेशानियों से कभी भी घबराइए मत, बल्कि ये सोचकर चलिए कि ये परेशानियां भी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाकर ही जाएंगी। इसलिए अपने सिलेबस में, जिंदगी के सिलेबस में परेशानियों को भी रख लीजिए। हमारे देश में चापलूसी की परंपरा वर्षों से चलती आई है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो चापलूसी करते होंगे। अगर आप दफ्तरों में काम करते हैं तो आपको अक्सर ये शिकायत रहती होगी कि जो लोग ज्यादा चापलूसी करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और आपकी बड़ी कमी यह है कि आप चापलूसी नहीं कर पाते। दरबारी पत्रकार और कुछ इतिहासकारों के साथ साथ कई बार आम लोग भी चापलूसी को ही सफलता का असली मंत्र समझ बैठते हैं। लेकिन इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद ने एक बड़ी काम की बात कही थी। वो कहते थे, चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाएं। यानी जो लोग चापलूसी करते हैं और जो लोग दूसरों की चापलूसी से खुश भी हो जाते हैं, उन दोनों को ही यह बात समझ लेनी चाहिए कि तारीफ की चाशनी में डूबा हुआ झूठ कितना ही मीठा क्यों ना लगे और यह आपके कानों को अमृत जैसा ही क्यों ना महसूस हो, यह आपकी आत्मा और आपके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए दूषित कर देता है। और मुंशी प्रेमचंद के जीवन और उनकी कहानियों से सीखने वाली आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सिर्फ विद्वान होने से ही कुछ नहीं होता, आपको धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए। यानी विद्वान कहलाने का हक भी उसी व्यक्ति को है जो न्याय संगत व्यवहार करता है। मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मशहूर उपन्यास का नाम है नमक का दरोगा, और इसके मुख्य किरदार का नाम है वंशीधर। वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है, और इसके बाद वंशीधर के पिता उसे कुछ समझाते हैं। इसलिए इस संवाद को आप ध्यान से सुनिए। वंशीधर के पिता उसे बताते हैं
कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वो आगे उसे समझाते हैं कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत जैसा होता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। यानी जो असली प्यास बुझती है वो तो ऊपर की आमदनी से बुझती है। वेतन क्योंकि मनुष्य देता है, इसलिए वेतन में कभी वृद्धि नहीं होती, या कभी होती भी है तो बहुत छोटी मोटी वृद्धि होती है। ये एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है। वो आगे कहता है कि ऊपरी आमदनी ईश्वर का रूप है, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। लेकिन वंशीधर विद्वान होने के साथ साथ ईमानदार भी था और वो पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है और इसी वजह से जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन इलाके का जमींदार वंशीधर की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो जाता है और आखिर में वंशीधर को एक बड़ा पद दे दिया जाता है। यह इस कहानी का सार है। कई लोगों को लगता है कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है, वो संतुष्ट नहीं है अपनी तनख्वाह से, और ये तो 1 से 2 दिन भी नहीं टिक पाती। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऊपरी कमाई के लालच में ईमानदारी से समझौता कर लेते हैं। यानी अपनी तनख्वाह ज्यादातर लोगों को कम ही लगती है और इसलिए वो चाहते हैं कि तनख्वाह के अलावा कुछ ऊपरी आमदनी भी होती रहे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि अगर आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो आपको इसका फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। आज 31 तारीख है और आप में से भी बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें या तो आज आ गई होंगी और या फिर आने वाली होंगी। 31 तारीख या 1 तारीख जो होती है महीने की, उसे तनख्वाहों का दिन कहा जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी तनख्वाह पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह है और ये बहुत जल्द लुप्त हो जाती है, तो आपको मुंशी प्रेमचंद से ये सीखना चाहिए कि आपकी तनख्वाह भले ही ज्यादा दिनों तक ना टिकती हो, लेकिन ईमानदारी का टिकना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। मुंशी प्रेमचंद पर अपना यह विश्लेषण हम उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी को पढ़कर समाप्त करेंगे। और यह चिट्ठी उन्होंने 3 जून 1930 को लेखक और पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी के नाम लिखी थी। इसमें मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, प्रिय मित्र, मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं है। इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज्य संग्राम में विजयी हों। धन या यश की लालसा मुझे नहीं रही, खाने भर को मिल ही जाता है। मोटर और बंगले की मुझे अभिलाषा नहीं। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि 2-4 उच्च कोटि की पुस्तकें लिखूं, पर उनका उद्देश्य भी स्वराज्य विजय ही है। मुझे अपने दोनों लड़कों श्रीपत राय और अमृत राय के विषय में कोई बड़ी लालसा नहीं है। यही चाहता हूं कि वो ईमानदार, सच्चे और पक्के इरादे के हों। विलासी, धनी, खुशामदी संतान से मुझे घृणा है। मैं शांति से बैठना भी नहीं चाहता। साहित्य और स्वदेश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूं। हाँ, दाल रोटी और तोला भर घी और मामूली कपड़े सुलभ होते रहें। यानी मुंशी प्रेमचंद ना सिर्फ खुद लालसा और लालच से परे रहना चाहते थे, बल्कि वो अपने बच्चों को भी ईमानदार और पक्के इरादों वाला बनाना चाहते थे। ये मुंशी प्रेमचंद का वो मिनिमलिज्म वाला फॉर्मूला था जिस पर आज देश की युवा पीढ़ी को चलना चाहिए। और आज आप तो देख रहे हैं, चारों तरफ रिश्तों की जांच हो रही है। रिश्तों में लालच की मिलावट हो चुकी है। लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और जो लोग खुद पैसा नहीं कमाना चाहते वो दूसरों का पैसा हड़प लेना चाहते हैं। आप भी चारों तरफ ये देखते होंगे। ऐसे में अगर आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनके दर्शन को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको ना सिर्फ शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, बल्कि आपको जीवन का सही रास्ता भी समझ में आएगा। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत में मोबाइल फोन के जरिए पहली बातचीत किन 2 लोगों के बीच में हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1940 में आज ही के दिन अमर क्रांतिकारी ऊधम सिंह को फांसी दी गई थी। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनहगार रेजिनाल्ड डायर का समर्थन करने वाले जनरल माइकल ओ ड्वायर की लंदन में 13 मार्च 1940 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब माइकल ओ ड्वायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कहते हैं जनरल डायर को गोली मारने के बाद ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं और उन्होंने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। वर्ष 1995 में आज ही के दिन पहली बार भारत में मोबाइल फोन के जरिए बातचीत की गई थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को फोन करके इसकी शुरुआत की थी। कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली के संचार भवन के बीच इस पहली मोबाइल फोन द्वारा की गई कॉल के साथ ही भारत में मोबाइल फोन का दौर शुरू हुआ था। वर्ष 1880 में आज ही के दिन हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन शुरुआत में वो अपनी कहानियां नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। उस समय उर्दू पत्रिका जमाना के संस्थापक मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। प्रेमचंद ने 250 से ज्यादा कहानियां और 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यास लिखे। गोदान, निर्मला, सेवा सदन और कर्म भूमि उनकी कुछ महान रचनाएं मानी जाती हैं। वर्ष 1658 में आज ही के दिन मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब ने खुद को भारत का शहंशाह घोषित किया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में डालकर सत्ता हासिल की थी और उसके बाद सन 1658 से 1707 तक भारत पर राज किया। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर एक टैक्स लगाया था जिसे जिजिया टैक्स कहते थे। ये टैक्स धर्म के आधार पर भेदभाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वर्ष 1980 में आज के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक मोहम्मद रफी का निधन हुआ था। मोहम्मद रफी ने हिंदी फिल्मों में 5000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी और हिंदी सिनेमा के लिए कई अमर गीत गाए थे। वर्ष 1967 में मोहम्मद रफी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और आज ही के दिन वर्ष 1948 के लंदन समर ओलंपिक्स में भारत की फुटबॉल टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच फ्रांस के खिलाफ खेला था। इस मैच का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि भारतीय टीम में शामिल ज्यादातर खिलाड़ियों ने जूते नहीं पहने थे। इसके बावजूद भारतीय टीम ने फ्रांस को उस समय कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इस मैच में भारत 2-1 से हार गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको इस सप्ताह के बेहतरीन विश्लेषण दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरे पर अधिकार साबित करना सच्चा प्रेम नहीं बल्कि प्रपंच है। जो लोग दूसरे को जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं, वही सही मायने में प्रेम करना जानते हैं। नमस्कार।